वेलकम टू स्किल टेल माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, मैंने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, फिज़िक्स क्या होता है, साइंस के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट्स होता है फिजिक्स। और हमने थोड़ा सा चैप्टर 1 की स्टार्टिंग भी करी थी। आपको बताया था कि मोशन क्या होता है, मेजर क्या होता है, हम कैसे चीज़ों को मेज़र करते हैं, लेंथ क्या होती है, मास क्या होता है, ऐसे अलग अलग हमने क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया था और उनके यूनिट्स भी देखे थे। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि ऐसे अलग अलग यूनिट से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही थी, इसीलिए साइंटिस्टों ने मिलकर एक ऐसा यूनिट्स की सिस्टम बना दी थी। और फिर हमने कुछ यूनिट्स के एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि यहाँ पे है फंडामेंटल यूनिट्स, कुछ थे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके कुछ फंडामेंटल यूनिट्स, और उसमें से कुछ हमने यूनिट्स डिराइव करना भी सीखा था। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब क्या, कि जो सबसे बेसिक यूनिट्स है, जो सबसे छोटे यूनिट्स होते थे, जिनसे सारे और यूनिट्स हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने नंबर्स का एग्जांपल दिया था 1, 2, 3, इन सारे नंबर्स को मिला के हम लोग नए नंबर्स बना सकते हैं। ऐसे ही जो लेंथ का था ऐसा यूनिट्स, वो क्या था, मीटर, और मास का क्या था, किलोग्राम, टाइम का क्या था, सेकेंड, एंड टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या था, केल्विन। और फिर इनमें से इनका यूज़ करके हम लोगों ने कुछ नए यूनिट्स डिराइव किए थे, जैसे कि एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। फिर वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकंड। अभी तो ठीक है, आप लोग को वेलोसिटी और मोमेंटम इन 2 चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट मैंने क्या बताया था, मीटर क्यूब, और ये मीटर क्या था, फंडामेंटल यूनिट। और उसमें से हम लोगों ने 2 नए यूनिट डिराइव किए थे काफ़ी अच्छे से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ था इसके बाद। तो हम लोगों ने यूनिट्स तो डिफाइन कर दिए, हमने यूनिट्स तो बना दिए, बट अब क्या होता है कि इन यूनिट्स के पीछे भी कुछ रूल्स होने चाहिए ना। जैसे कि आप लोग घर में रहते हो तो घर में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि हम घर में जब जाते हैं तो चप्पल जो होते हैं, हम लोगों ने शूज़ पहने हो या चप्पल पहने हो, कुछ भी पहना हो, वो बाहर निकाल के आओ। फिर खाना खाने से पहले हाथ धोने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं घर में भी, वरना पापा मारते हैं ना, या फिर डांटते हैं। तो ऐसे ही कुछ रूल्स यहाँ पे साइंटिस्टों ने बनाए कि ये यूनिट्स कैसे लिखने हैं, कैसे उनका यूज़ करना है, मतलब कैसे उनका उपयोग करना है, ताकि क्या है कि फिर से लोगों में लड़ाइयाँ ना हो। तो ऐसे ही कुछ रूल्स चलिए देख लेते हैं हम लोग, क्या है रूल्स। तो फर्स्ट रूल था सिम्बल्स फॉर यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ मतलब क्या, वो जो लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या थी, क्वांटिटीज़ जिसे हम मेज़र करते हैं। क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, मेज़र। लेंथ क्या करते हैं हम, मेज़र। मास क्या करते हैं हम, मेज़र। मेज़र करना मतलब नापना। तो सिम्बल्स फॉर यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज़ आर रिटन विथ अ स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर मतलब कि क्या, कि जैसे कि लेंथ का ऐसा यूनिट हो गया मीटर, तो मीटर को ऐसे दिखाना है, मीटर, स्मॉल एम करके, उसको कैपिटल एम नहीं लिखना है, या फिर कोई और डिफरेंट अलग अलग स्टाइल में एम नहीं करना, सिर्फ स्मॉल एम, बस इतना ही। इतना ये था फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल क्या था, कि सिम्बल्स फॉर यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट आर रिटन इन कैपिटल लेटर। मतलब कि क्या, अब जो क्वांटिटीज़ के यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर से डिराइव किए गए थे, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तापमान। तापमान का यूनिट क्या था, केल्विन, अब केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर से केल्विन का यूनिट बना था। उस साइंटिस्ट का नाम, पूरा नाम था लॉर्ड केल्विन, क्योंकि वो वहाँ का राजा भी हुआ करता था उस ज़माने में। तो उसके नाम पर से ये यूनिट पड़ा टेम्परेचर का, तो उसे हम कैपिटल के से दिखाते हैं। ये क्या है, कैपिटल के। उसको स्मॉल के से नहीं, उसको कैपिटल के से दिखाओ। फिर हमारा एक न्यूटन भाई करके एक था। अरे न्यूटन भाई बहुत ही मंजे हुए साइंटिस्ट थे अपने ज़माने के। आज से कम 500 साल पहले उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने फिजिक्स में काफ़ी नई नई शोध की। आपने जो मोशन चैप्टर पढ़ा ना, अभी मैंने मोशन के बारे में आपको बताया था, थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, उसका पूरा अभ्यास न्यूटन ने ही किया था।
तो न्यूटन के नाम पर से एक यूनिट डिफाइन कर दिया, उसका नाम ही न्यूटन, तो उसको कैपिटल एन से लिखते हैं, ऐसे कैपिटल एन। क्यों कैपिटल लेटर? क्योंकि वो सेकंड रूल है हमारा। तो केल्विन और न्यूटन उसको कैपिटल लेटर से लिखना है, क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पर से डिराइव किया गया। ये है सेकंड रूल। थर्ड रूल था कि सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। मतलब कि क्या, कोई भी सेंटेंस के एंड में अगर यूनिट आता है तो उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना। जैसे कि ले लेते हैं कि लेंथ ऑफ द रोड इज 1000 मीटर। मतलब कि एक रोड है, बहुत लंबा रोड है और उसकी लंबाई जो है वो है 1000 मीटर। ऐसा मैंने सेंटेंस लिखा पूरा, लेंथ ऑफ अ रोड ऑफ द रोड इज 1000 मीटर। लेकिन इसके बाद ऐसे में फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, ये गलत है। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इसके एंड में मीटर का सिंबल है m, तो इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना, इतना याद रखना। ये है थर्ड रूल। फिर फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल है सिंबल्स आर नॉट यूज्ड इन द प्लूरल। प्लूरल और सिंगुलर, ये तो आपको पता होगा, आप लोगों ने इंग्लिश के क्लास में पढ़ा होगा। सिंगुलर मतलब जब सिंगल होता है तब, प्लूरल मतलब बहुत सारे होते हैं तब, मतलब कि जिसे हम बहुवचन भी कहते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें जब होती है तब प्लूरल यूज़ होता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते 100 मीटर्स, ये जो हम एस लगाते हैं ना, ये गलत है, ये हम नहीं लगा सकते। 100 के बाद सिर्फ मीटर, ये नहीं। 1000 किलोमीटर्स ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है। वो तो क्या है ना कि कभी कभी दो चीज़ों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो तो उसके लिए डिफाइन किया गया एक नया यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट में से ही बना है। 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। तो अब ये जो किलोमीटर है वो मीटर में से ही बना है, तो इसलिए हम इसके बाद एस लगा सकते हैं कि 100 किलोमीटर्स, ऐसा हो सकता है, ये सही है। बट ये गलत है, हम 100 मीटर्स नहीं कर सकते। समझ गए आप? चारों के चारों रूल काफ़ी अच्छे से आप याद रखने आपको ये चारों रूल्स। क्यों? क्योंकि इन रूल्स में से मैं एमसीक्यू बनाऊंगा और फिर वो एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में भी दूंगा, क्विज में भी दूंगा और मैं कुछ यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें भी। तो आप लोग ये 4 रूल्स अच्छे से देख लीजिए कि स्मॉल लेटर जो साइंटिस्ट का नाम से अगर डिराइव किया गया है तो कैपिटल लेटर, और सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, और उसके बाद एस भी नहीं लगाना है, प्लूरल्स नहीं यूज़ करना है, सिंगुलर ही यूज़ करना है। समझ गए आप? हाँ, तो ये तो हो गया कुछ मेजरमेंट और उसके रूल्स। अब थोड़ा ये क्या हो गया भाई, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। वैसे मैंने ऑलरेडी मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बता दिया, बट मैं फिर से थोड़ा और ज़्यादा बताना चाहता हूँ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब क्या? हम कभी भी जब कोई 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे कि एक पॉइंट हो गया ये चलो ये एफ के ऊपर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे आई के ऊपर, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, गैप है, उसे मेज़र करने को कहते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा, तो अब मैं ये कैसे मेज़र कर सकता हूँ? क्या यूज़ करूँ मैं इसे मेज़र करने के लिए? इसे मेज़र करने के लिए मुझे स्केल की ज़रूरत होगी। स्केल, ये है मेरे पास एक स्केल है, आपके पास भी स्केल तो होगी, तो मैं ऐसे स्केल रख के इसे मेज़र कर सकता हूँ। अब मुझे स्केल का यूज़ ही क्यों करना है? मैं ऐसे हाथ भी तो यूज़ कर सकता हूँ ऐसे ऐसे करके, बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ बड़े हैं, तो फिर ये डिस्टेंस मेरे लिए हो गया, चलिए ले लेते हैं 1.5 हाथ, मतलब 1.5 हाथ, 1.5 हैंड्स। अब आपके हाथ छोटे होंगे तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो 3 हाथ लंबा है, मैं बोलूँगा 1.5 हैंड्स बड़ा है, तो फिर से वो लड़ाई हो गई। हमें ये लड़ाई नहीं करवानी है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा यूनिट्स वाली स्केल है मेरे पास, इसमें सारे यूनिट्स डिफाइन किए गए। जैसे कि देखो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे 30 सेंटीमीटर तक के स्केल है, और यहाँ पे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो ये अलग अलग लेंथ डिफाइन की गई है कि ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है, और ये फिक्स है। आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया में कहीं भी चले जाओ, फिर अमेरिका में कहीं भी चले जाओ, या फिर यूरोप में कहीं भी चले जाओ,
चाइना, रशिया, कहीं भी चले जाओ, ये जो यूनिट्स है वो फिक्स रहेंगे हर जगह। तो हमें सिर्फ इनका यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर जो होते हैं लेंथ मेजर करने में, वो ऐसा यूनिट से मार्क किए होने चाहिए यूनिट्स। जैसे कि स्केल में मार्क होता है हमेशा। फिर ये क्या है, मेजर टेप है, उसमें भी क्या होता है, ये सब कुछ मेजर होता है। कि जैसे कि मेजर टेप होते हैं वो मतलब लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपकी मम्मी की साड़ी हो गई, वो काफ़ी लंबी होती है, 9 मीटर की एक साड़ी होती है। कितनी, 9 मीटर की। ये तो आधा मीटर भी नहीं हुआ। तो ऐसे 9 मीटर की लेंथ को मेजर करने के लिए बड़ी मेजर टेप चाहिए। फिर अगर उससे भी लंबा डिस्टेंस हो गया, जैसे कि अहमदाबाद से सूरत, उसके बीच का डिफरेंस है 300 किलोमीटर। कितना, 300 किलोमीटर। अब मीटर में कितने जाए तो वो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अगर हम 300 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 300 मल्टीप्लाई करो उसको 1000 से, ये तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर बोलने से अच्छा है कि हमने ये मीटर का यूज़ किया, 1000 मीटर इज इक्वल्स, और एक नया यूनिट ही डिफाइन कर दिया, 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर। तो ऐसे बड़े डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किलोमीटर यूज़ होता है। फिर उसी तरह से अगर वो ज़्यादा छोटे यूनिट्स है, जैसे कि चीटी होती है, वो काफ़ी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। अगर मैं यहाँ पे एक चीटी दौड़ूँ ऐसे, तो उसके ऐसे पैर होते हैं, इतनी छोटी चीटी होती है, इतनी छोटी। आपको दिख रही है ये चीटी? हाँ, आपको दिखाई दे रही है। ये इतनी छोटी है कि उसकी लेंथ सिर्फ 1 मिलीमीटर जितनी है। अब ये जो लाइन है, ये 0 वाली और ये फर्स्ट लाइन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को या फिर डिस्टेंस को मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीमीटर। मिलीमीटर एकदम छोटा यूनिट है लेंथ का। अब एक क्या होता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और उसमें भी 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। तो ये कितना छोटा हुआ यूनिट, एकदम इत्तू सा है, ये एकदम चीटू जितना। तो उससे मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है मेज़र करने के लिए, तो उसके लिए हम मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। फिर अगर उससे थोड़ी बड़ी चीज़ है तो हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। और अगर बहुत अलग अलग दुनिया के किसी 2 अलग अलग प्लेस के बीच का डिस्टेंस नापना हो तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। इससे भी बड़े बड़े यूनिट्स है, बट हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हाउ टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ के, हम लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, और अलग अलग यूनिट्स क्या है लेंथ के, उनके बारे में हमने सीखा। उनका थोड़ा बहुत कन्वर्जन भी देखा कि हम कन्वर्जन मतलब क्या, कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना मतलब क्या, बदलना। जी मैंने यहाँ पे लिखा ना कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना मतलब कन्वर्ट करना। और ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको, दोहराओ मेरे पीछे, कन्वर्जन। हाँ, फिर जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ये भी एक टाइप का क्या हुआ, कन्वर्जन। तो हमने लेंथ में कन्वर्जन देख लिए, उसके एग्जांपल देख लिए, इंस्ट्रूमेंट्स भी देख लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे अलग अलग ऐसे जो क्वांटिटीज़ है उनके यूनिट्स भी कैसे होते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, वो सब भी देख लेते हैं। चलो भाई चलो। अच्छा, उससे पहले भी कुछ हमें और देखना है, और क्या है, करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ स्केल। अब मैंने आपको स्केल तो दिखा दिए है, बट उसको यूज़ कैसे करना है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। चलिए वो सीख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। अब मेरे पास है ये नोटबुक, आपके पास भी कुछ होगा, कुछ आपके पास कंपास बॉक्स होगा, आप कंपास बॉक्स ले लो और एक स्केल ले लो। अब क्या करेंगे हम, कंपास बॉक्स की लेंथ हमें मेज़र करनी है, तो कंपास बॉक्स के एक एंड पे स्केल का एक एंड, और कंपास बॉक्स के एंड पे, अब जहाँ पे स्केल एंड हो रही है वो नंबर हमें नोट करना है। ये कितना हो रहा है,
19.5 सेंटीमीटर। कितना? 19.5 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 19.5 सेंटीमीटर। अब ये मैंने जो लिखा है वो एकदम एग्जैक्ट नंबर है। वो कैसे मैं बताता हूँ, चलो आपको। पहली जो बात ध्यान रखनी होती है वो है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल मतलब कि ये देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्केल का एंड और नोटबुक का एंड दोनों एक साथ होने चाहिए। आप ऐसे टच करके देखो तो दोनों एक साथ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये स्केल प्रॉपर प्लेस है। आपको ऐसे नहीं रखनी है स्केल, या फिर ऐसे नहीं रखनी है, एकदम ऐसे कट टू कट। देख रहे हो आप, ये हो गई कट टू कट स्केल। बस ऐसे स्केल को रखनी है, ऐसे नहीं कि ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे कुछ नहीं करना है। फिर होती है प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई, मतलब कि आँख कहाँ रखानी है आपको। पहले तो आपको आँख लगानी है यहाँ पे। ये देखो, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 0 0 पे है या नहीं, 0 0 पे टच कर रहा है या नहीं, ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है। फिर हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है, यहाँ पे। क्या ये सही है कि नहीं? 19.5, हाँ मैंने देखा, चेक किया 2 बार, ठीक है। अब इसमें लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि लोग कुछ भी देख लेते हैं, चलो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये मतलब लोग ध्यान से नहीं देखते। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, एकदम नज़दीक ले जाके देखो, ऐसे स्केल को ऐसे रखो और फिर देखो कि ये एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं। बस इसका ध्यान रखना है। प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई। आई को क्या कहते हैं? आँख। ये है आँख, मैंने बड़ी बड़ी बनाई है। क्या आपके भी इतनी बड़ी आँख है? हो सकती है। तो आँख की पोजीशन काफ़ी मैटर करती है। फिर थर्ड जो पॉइंट ध्यान में रखने वो है प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ स्केल इफ एंड्स आर वोर्न आउट। अब ये वोर्न आउट, ये क्या सर आपने क्या लिखा है? मतलब कि अगर स्केल टूटी हुई है, अगर समझ लो कि चलो कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है ना वो टूटा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा 1 सेंटीमीटर से रख दूंगा ऐसे। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है नोटबुक और यहाँ पे मैंने लगानी है स्केल। तो अब मैं क्या करूँगा, स्केल को मैं ऐसे लगाऊंगा। अब ये पार्ट जो है ना वो टूटा हुआ है, इसमें ऐसे 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 हो गया, तो मैं स्केल को थोड़ा पीछे ले लूँगा ऐसे। 1 सेंटीमीटर पे स्केल को रखूँगा, ये है 1 सेंटीमीटर से, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये क्या है, अब ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर और ये आ रहा है 20.5। अब मैं क्या करूँगा, अब ये मैंने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया और मैं गया कहाँ तक, 20.5 तक। तो 20.5 माइनस 1 हो जाएगा 19.5 सेंटीमीटर। इजी इजी सर, एकदम इजी पीजी है ये तो ऐसे ही मैंने बुक की जो लेंथ है वो मेज़र कर ली और वो आई 19.5। ये मैंने तीनों प्रिंसिपल को फॉलो किया। प्रिंसिपल मतलब क्या, जो रूल्स होते हैं, रूल्स मैंने बोला ना, रूल्स नियम जो लगाए हैं वो। तो ये तीनों नियमों को मैंने फॉलो किया और तब जाके ये लेंथ आई। तो मतलब कि मैंने जो ये नंबर निकाला वो एकदम सही है। ये नोटबुक की असली लंबाई 19.5 सेंटीमीटर है, ये सही है। तो बताओ मुझे आपके कंपास की लंबाई कितनी आई, बताओ बताओ। जो भी आई हो वो ऐसे नोट डाउन कर लो और फिर मुझे भेज देना बाद में, ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने लेंथ का बहुत देख लिया, लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं और उसके यूनिट्स देख लिए, उसके इंस्ट्रूमेंट देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। आपने भी 1-2 प्रैक्टिकल करके देख लिया। आप चाहे तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, तो घर पे आप वो प्रैक्टिकल कीजिए। हम कुछ अब और देखते हैं, नए क्वांटिटीज़ को देखते हैं। क्वांटिटीज़ मतलब क्या, जिन चीज़ों को हमको मेज़र करना है वो। अब ऐसी दूसरी क्वांटिटी क्या है, मास। अच्छा मास, मास मतलब क्या भाई? मास में आपको कैसे समझाओ, चलिए मैं इस नोटबुक का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये नोटबुक जो होती है मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो वो हैवी होती है। अगर ये स्केल भी ले लूँ तो उसके मैं पकड़ूंगा तो वो थोड़ी हैवी होती है। ये पेन भी होती है, उसको अगर मैं पकड़ूंगा तो मुझे वजन लगता है। आप क्या करोगे, आपके घर में पानी की एक बाल्टी लो और उसमें पानी भरो और फिर उसको उठाओ, तो आपको इससे इतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, वो फिर भी नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है। तो वो जो वजन जो है ना, वजन वेट, जो हैवीनेस फील होती है वो भारी लगती है, बस उसी को कहते हैं मास। क्या कहते हैं उसे, मास। अरे रे रे, हाँ उसी को कहते हैं मास।
अब उस मास को भी मेजर किया जा सकता है, उसके भी यूनिट्स हमने डिफाइन कर दिए। क्यों यूनिट्स डिफाइन करने पड़े? बिकॉज लोगों में लड़ाइयाँ ना हो। सही बात है। चलिए, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, कहीं देखा है कहीं? हाँ, हमने तो देखा है सर। इसे कहते हैं बीम बैलेंस। क्या कहते हैं इसे? बीम बैलेंस। अच्छा, मैं वैसे तो आपका इंग्लिश का सर हूँ नहीं, बट मैं फिर भी आपको नए नए वर्ड्स सिखाने की ट्राई करता रहूँगा। जिससे क्या होगा कि आपके इंग्लिश में अच्छे पकड़ आपकी अच्छी बनेगी और नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो हम फिजिक्स भी सीख रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, अच्छी बात है कि नहीं? तो ये है, इसे कहते हैं बीम बैलेंस। अब इसे क्यों कहते हैं वो तो इसका नाम है भाई। आप, अब मेरा नाम है विवेक, तो भाई मुझे विवेक क्यों कहते हैं भाई? वो तो मुझे पता नहीं, मेरे पापा ने रखा था मेरा नाम, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो ऐसे ही उसका नाम है बीम बैलेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड कोई वजन रखते हैं और दूसरे साइड एक वजन रखते हैं और फिर हम करते हैं उसको बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या? दोनों को एक साथ लाते हैं। ऐसा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, एक मार्क, और वो दोनों एकदम टच करने चाहिए, तो मतलब कि वो दोनों एकदम बैलेंस में आ गए, ऐसे ऐसे सेम टू सेम लेवल पे आ गए, तब उसे कहते हैं बैलेंस। तो इसीलिए उसके नाम में भी है बैलेंस। अच्छा, ये आप लोगों ने कहाँ देखा है? कहाँ? सब्जी मंडी में मम्मी के साथ? अच्छा, देख लिया, मुझे पता था वहीं देखा होगा। आपकी मम्मी जब सब्जी लेने जाती है तो आपकी मम्मी उसे बोलती है कि भैया मुझे ज़रा 2 किलो टमाटर देना। तो वो क्या करती है कि एक साइड टमाटर डालती है, वो जो भैया होते हैं वो एक साइड टमाटर डालते हैं और दूसरी साइड कुछ ब्लैक कलर का वेट रखते हैं। वो जो ब्लैक कलर का वेट होता है ना, वही होता है स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड SI यूनिट। वो मार्क हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये है 1 किलोग्राम का, ये है 2 किलोग्राम का, ये है 500 ग्राम का। ऐसे अलग अलग वेट्स होते हैं जो इसके पास होते हैं और ये फिक्स होते हैं हर जगह पे। यहाँ पे इंडिया में ले लो या फिर अमेरिका में, कहीं भी जाओ, ये यूनिट्स हमेशा फिक्स रहते हैं। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो एक साइड वो स्टैंडर्ड यूनिट्स रखते हैं, दूसरी साइड आपकी सब्जियाँ डालते हैं और फिर उन दोनों को बैलेंस करते हैं। तो ये और ये दोनों एक समान हो गया, तो फिर ये हो गया 2 किलो, तो आप टमाटर लेके घर आ गए। तो इसी तरह से हम लोग मास मेजर कर सकते हैं। अब मास मेजर करने के लिए और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आजकल तो ये इलेक्ट्रिक मशीन जो है वो यूज़ होती है। इस मशीन में क्या होता है कि हम चलो आपको 2 किलो टमाटर चाहिए, तो वो ऐसे टमाटर यहीं पे रख देता है और अरे भाई ये चल क्यों नहीं रही पेन? अच्छा, अब ये जो टमाटर है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, और तब यहाँ पे कुछ नंबर दिखा देता है, जैसे कि 2 किलोग्राम, ऐसे 2 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो ये सब मशीन बना दिया गया। ये मशीन काफ़ी अच्छी चीज़ होती है नहीं? जैसे हमें ये इसमें बैलेंस करना पड़ता था, देखना पड़ता था और तब जाके ऐसे मिलते थे वेट, और इसमें तो क्या हुआ कि डायरेक्ट रख दिया और हो गया। सही है। और ऐसा ही है स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस, इसे क्या कहते हैं? इसे स्प्रिंग बैलेंस। आपने एक और नया वर्ड सीखा, क्या? स्प्रिंग बैलेंस। अब इसे स्प्रिंग बैलेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पीछे स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ लटका देनी है, तो वो खींचेगी ऐसे नीचे और उसमें उसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। तो स्प्रिंग से ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, ऐसे ऐसे झूलता रहता है, ऐसे झूलता रहता है वो। तो इसी तरह से उसमें भी वेट नोट डाउन हुआ होता है कि यहाँ पे कुछ 1 kg, फिर 2 kg, 3 kg। तो इसी तरह से उसमें भी नोट डाउन हुआ होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो जहाँ पे जाकर ये कांटा रुकता है वो उसका वेट हो गया। इसी तरह से हमने ये मास भी नोट डाउन कर लिया, मतलब हमें पता चल गया कि ये मास क्या है। तो हमने क्या देखा कि मास क्या होता है और उसको मेज़र कैसे करते हैं, मतलब कि उसे कैसे नापा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब हम देख लेते हैं उसके कुछ यूनिट्स। मास के भी बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे कि एक हो गया किलोग्राम जो कि SI यूनिट है, फिर एक हो गया ग्राम। आपको ये 2 ही यूनिट को देखना है। तो 1 किलोग्राम वो होता है इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो मतलब कि किलोग्राम बड़ा है क्योंकि हमने सिर्फ 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है।
आपने तो वो सॉन्ग सुना होगा, शेर की हाहाकार के बदले, मतलब क्या होता है, गिद्दड़ों का झुंड होता है पूरा, और उसके सामने एक शेर खड़ा होता है, एक बड़ा सा शेर, और वो एक शेर होता है ना, वो एक 1 लायन इज इक्वल्स टू 1000 ये जो होते हैं ना भेड़ बकरे, उनके बराबर होता है। तो इसी तरह 1 किलोग्राम जो होता है ना, वैसे 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो बड़ा कौन हुआ? किलोग्राम। समझ में आया आपको बात? जो जिसके आगे छोटा नंबर लगा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, और जिसके आगे बड़ा नंबर लगा हुआ होता है वो सबसे छोटा होता है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो अगर मैं ऐसे बता दूँ कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, तो वो क्या होगा? 0.001 किलोग्राम। आपको ये पता है ना, 0 पॉइंट करके फिर अगर उसके पीछे भी 2 0 आ गए तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। मतलब कि 1 ग्राम तो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होगा। समझ में आ गया? हाँ, अगर आपको ये पार्ट थोड़ा समझ में ना भी आए तो चलेगा, अभी कोई नहीं, हम एक्सरसाइज में देखेंगे ना तो मैं थोड़ा और समझाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये ठीक है, हमने देख लिया मेजरमेंट ऑफ मास, मास क्या होता है, उसके यूनिट्स देख लिए, उनके कुछ कन्वर्जन देख लिए। कन्वर्जन मतलब क्या? एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। फिर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी देख लिए। तो बस ये मास के बारे में इतना तो काफ़ी है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई? इंस्ट्रूमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम भाई, टाइम क्या होता है? टाइम मतलब समय। अब समय मैंने बोला था ना, टिक 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 टिक, बस ये टिक 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 क्या था? 1 सेकंड। तो वो टाइम का सबसे छोटा यूनिट होता है, वो होता है 1 सेकंड, और उसे ऐसे नोट डाउन करते हैं 1s। ये जो मैंने अभी डॉट किया ना, वो गलत है। क्यों गलत है? थर्ड लो याद करो, हाँ, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना, ये गलत है। चलो उसको मिटा देते हैं हम। ये सही है, चलो। अच्छा, तो ये 1 सेकंड निकल गया, मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया। चलो सही है। तो अब ये 1 सेकंड जो होता है वो टाइम का सबसे छोटा यूनिट होता है, वो समय का सबसे छोटा यूनिट होता है। अब समय को मेजर कैसे करते हैं, उसको नापते कैसे है भाई? अब समय को नापने के लिए ये होती है घड़ी। सबके घर में होगी ऐसी घड़ी। क्या आपके घर में है ऐसी घड़ी या नहीं है? पूछो अपने पापा से, और उनको बोलो कि ये घड़ी कैसे देखते हैं, मुझे सिखाए। वो आपको सिखाएंगे। जैसे कि अगर ये बड़ा जो होता है कांटा, अगर वो यहाँ पर है और ये छोटा वाला यहाँ पे है, तो ये कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे? 11। अगर ये छोटा वाला कांटा अगर यहाँ पे होता तो कितने बजे होते? 2 बजे होते। तो ये क्या होता है? आवर्स होते हैं, घंटे जिसे हम कहते हैं ना, घंटे, आवर्स। अब इसमें भी यूनिट्स होते हैं। जो आवर है ना, वो भी टाइम का यूनिट है। 60 सेकेंड्स मिलके 1 मिनट बनाते हैं। कितना? 1 मिनट। तो मिनट काफ़ी बड़ी चीज़ होती है सेकंड्स के सामने, क्योंकि 60 भेड़ बकरियां जब मिल जाते हैं तब जाकर एक शेर को पकड़ पाते हैं। तो ये मिनट काफ़ी बड़ी चीज़ है और सेकंड छोटी चीज़ है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। फिर 60 मिनट्स इट्स इक्वल टू 1 आवर। अब ये आवर तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि 60 मिनट जब मिलती है तब जाकर 1 आवर बनता है। 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है, और ऐसे ही 60 मिनट मिलकर 1 आवर बनता है। 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनती है, और ऐसे 60 मिनट्स मिलकर 1 आवर बनती है। तो अब सोच लीजिए कि आवर कितना बड़ी है। 1 घंटा कब पास होता है? जब पूरी 60 मिनट पास हो जाए, कि ये छोटा वाला कांटा यहाँ से यहाँ आ जाए तब, और ये बड़ा कांटा उतने में इतना पूरा घूम के आता है। समझ में आया? अच्छा, अब तो मैंने आपको घड़ी देखना भी सिखा दिया, इसके यूनिट भी मेजर करना सिखा दिया, ये सब कुछ सिखा दिया। और ये क्या है वैसे? अच्छा, क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा है? देखा है? अच्छा, तो आपके घर में क्या ये भी है? अच्छा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक घड़ी, इलेक्ट्रिक क्लॉक, इलेक्ट्रिक क्लॉक। एक और नया वर्ड सीखने को बोला। ये क्या था? इलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रिक मतलब कि जो बिजली से चलती है, ऐसी क्लॉक, घड़ी, क्लॉक मतलब क्या, घड़ी। तो ये भी होती है टाइम को मेजर करने के लिए, इसका भी यूज़ होता है। ये भी एक टाइप की घड़ी है, इंस्ट्रूमेंट ही है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट्स मतलब साधन, मशीन जो बोलते हैं ना, मशीन, या बस उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। पता था आपको? अच्छा, पता था, सही है फिर तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय भी देख लिया, मास भी देख लिया, लेंथ भी देख ली, अब तो कुछ बाकी रहा नहीं है। क्या बाकी रहा है? अरे भाई ये क्या है? अच्छा, ये तो कुछ नए दो इंग्लिश के वर्ड लगते हैं, एक्यूरेसी, एस्टिमेशन। अच्छा, आपको देखकर क्या लगता है ये वर्ड का मीनिंग क्या हुआ होगा? यहाँ पे कुछ गोल गोल सेंटर जैसा बना हुआ है और उस पर कुछ तीर लगा हुआ है बीच में। क्या आपने कभी खेला है? अच्छा, वो ऐसे दीवार पे तीर मारते वही ना? हाँ बस ये वही है। हमको क्या करना है, तो एकदम बीच में तीर मारना होता है। अगर वो तीर बीच में लग गया तो आपको फुल स्कोर मिलेगा। आप गेम खेलते हो ना ऐसे, वो एंग्री बर्ड्स नहीं आते कि वो ऐसा बड़ा सा कासल बना हुआ होता है और फिर एंग्री बर्ड्स को यहाँ से छोड़ते हुए तो वो पिक्स को मार के और उसके अंडे लेकर आ जाता है। एंग्री बर्ड्स गेम खेलेगा, उसमें हम क्या लगाते हैं, ऐसे एम लगाते हैं ना, ऐसे पीछे खींच कर फिर छोड़ते हैं उसे। तो बस अगर जितना अच्छा आप एम लगाओगे उतना ज़्यादा वो हिट करेगा कासल को, और तो कासल उतना ज़्यादा टूट जाएगा, और जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा आपको स्कोर मिलेगा। जितना ज़्यादा स्कोर मिलेगा उसी चीज़ को कहते हैं आपकी एक्यूरेसी। जैसे कि मेरा 11-12 में बोर्ड के रिजल्ट में, 12th के बोर्ड रिजल्ट में फिजिक्स में आए थे 97 आउट ऑफ 100। तो मेरी एक्यूरेसी कितनी हुई? 97%। मतलब मैं सिर्फ 3% से रह गया 100 मार्क्स लाने से। तो मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हुई। एक्यूरेसी मतलब आप कोई भी चीज़ कितनी सही से करते हो, कितनी सही से वो चीज़ कर पाते हो। जैसे कि इसमें अगर आप तीर एकदम बीच में लगाते हो तो 100% एकदम बीच में लगाया। अगर ये थोड़ा बाहर की तरफ लगता है तो 60% या फिर 70% या 80%, मतलब कि उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हुई। और भी ज़्यादा बाहर लगाओ तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी कम हो जाएगी। कितनी कोई चीज़ आप सही से कर पाते हैं उसको नापा जाता है इस एक्यूरेसी से। फिर ऐसे ही हो गया एक एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन क्या चीज़ है भाई? एस्टिमेशन एक इंग्लिश का वर्ड है। क्या आपको पता है? पता ही होगा ना। कि क्या सर, क्या कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे नहीं भाई, एस्टिमेशन का मतलब होता है, कैसे समझाऊँ? अच्छा, आपने पाई का नंबर सुना होगा, पाई हैं, सुना है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। अच्छा, 22/7 कितना होता है? वो होता है कुछ 3.14। अच्छा, होता है, पता है ना आपको ये पाई तो? हाँ, उसकी वैल्यू होती है 3.14। बट ये जो है ना वो एक एस्टिमेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे तो अभी बहुत सारे नंबर आते हैं, बट हमारे लिए सिर्फ इतना ही काम का है तो हमने इतना ही लिया। वो हो गया एक प्रकार का एस्टिमेशन। अब और मैं आपको एग्जांपल दूँ कि चलिए मुझे खाना बनाना है। अब 10 जनों का खाना बनाने के लिए मुझे 5 किलोग्राम आलू की ज़रूरत है। अब मैंने ऐसा बता दिया कि मुझे 5 किलोग्राम आलू की ज़रूरत होगी। मतलब मैंने ऐसा सोच कर बता दिया कि नहीं 5 किलोग्राम में हो जाएगा, 5 किलोग्राम तो हो जाएगा। तो ये जो मैंने 5 किलोग्राम लगाया ना वो होता है एक एस्टिमेशन। समझ आया? अंदाज लगाया मैंने। क्या लगाया? अंदाज लगाया मैंने कि 5 किलोग्राम में हो जाएगा सबका। बस ये अप्रोक्सीमेशन होता है जिसे हम एस्टिमेशन भी कहते हैं। कभी कभी एस्टिमेशन अच्छा होता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। अगर जैसे कि 15 जन आ गए और फिर मैंने बोल दिया कि 5 किलो ही आलू लो, मैंने मतलब एस्टिमेट लगाया, अंदाज़ा लगाया, और फिर सब्जी कम पड़ गई तो ये अच्छी बात है? नहीं बात है ना। आपके घर पे मेहमान आए और उसको आप खाना ही ना दो तो ये कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये एस्टिमेशन गलत हुआ। आपको ना अच्छे एस्टिमेशन लगाने हैं। तो ऐसे अच्छे एस्टिमेशन भी होते हैं, गंदे एस्टिमेशन भी होते हैं, बट आपको अच्छे लगाने हैं। तो ये दो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, क्या है एक्यूरेसी और क्या है एस्टिमेशन। तो चलिए, चलो भाई चलो। ये क्या? चलो, अरे भाई ये क्या है? ये तो कोई नया टॉपिक लगता है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? ये लाइट से काफ़ी तेज़ मूव कर रही है। ये रोड पे कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। ये क्या है? ये इंसान कुछ दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। फिर ये क्या है? ये कार है।
कार क्या कर रही है, कुछ मूव कर रही है ऐसा लग रहा है। देखो ये पीछे पीछे ऐसा बना हुआ है। फिर ये क्या है, ये ट्रेन है, ट्रेन। ये ट्रेन क्या कर रही है, वो भी दौड़ रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने इतना सोच लिया कि इससे ये कुछ मोशन से रिलेटेड ज़रूर होगा, है ना? क्या आपने भी ये सोचा? हाँ, आपने सोचा ही होगा, मुझे लगता ही है। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, मोशन। इस पर थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने काफ़ी मास देख लिया, फिर उसका मेजरमेंट देख लिया, लेंथ, टाइम, उन सब का मेजरमेंट देख लिया, इंस्ट्रूमेंट देख लिए, कुछ कन्वर्जन भी देख लिए। तो आपको क्या करना है, अब इन सब की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, टास्क लेने हैं घर पे खुद से। पापा को बोलो कि पापा मुझे घड़ी में बताओ कि ये कैसे होता है, ये कांटा कैसे घूमता है, ये कांटा कैसे घूमता है, वो कितना मेजर करता है, ये कितना मेजर करता है। फिर घर में आप मम्मी की किसी भी साड़ी को ले लो और फिर उसको मेजर टेप से नापो और देखो कितनी लंबी आती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टास्क आप घर से कर सकते हो, और करिए और काफ़ी अच्छे से करिए, और मुझे फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो इतना काफ़ी है, थैंक यू।